खूबसूरत और सेहतमंद जल्द हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन बदलते मौसम, आलूदगी, हमारा लाइफस्टाइल, गैर मुतवाज़न खुराक और दीगर अवामिल जल्द की सेहत पर गहरे असर डालते हैं। जदीद दौर में एस्थेटिक्स डर्मेटोलॉजी ने जल्द की देखभाल के हवाले से बेशुमार और जदीद और मौसर तरीके मुतारिफ़ करवाए हैं, जो ना सिर्फ जल्दी मसाइल को हल करते हैं, उसमें मदद देते हैं, बल्कि हमारी स्किन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? बहुत सारे लोगों के डिफरेंट इसमें ख़यालात हैं, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। इस अहम टॉपिक के ऊपर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आयशा हिना मौजूद हैं। शी इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी स्किन के अमराज की डॉक्टर हैं, फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अंबर, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप पहले भी हमारे जी शो पे आई। बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर आयशा, बड़ा अहम टॉपिक है आजकल और बड़ा इन टॉपिक है, मैं कहूँगी कि हर शख्स खूबसूरत लगना चाहता है, ठीक है, और इस खूबसूरती की हद में पता नहीं हम कहाँ बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल। अच्छा, एस्थेटिक का वर्ड अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो ये क्या होता है डर्मेटोलॉजी के हवाले से अगर मैं बात करूँ? अच्छा, एस्थेटिक्स बेसिकली इसमें वो सारे प्रोसीजर्स शामिल हैं जो हम आम तौर पे स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए परफॉर्म करते हैं। अब एस्थेटिक्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी है प्रोसीजर्स की, जिसमें कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं, कुछ एडवांस प्रोसीजर्स हैं, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, स्किन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। ये है एस्थेटिक्स एक्चुअली। ओके, तो एस्थेटिक की अगर हम बात करें तो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की, चले हम पहले सबसे पहले पूछ लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या सर्विसेज इस वक्त मौजूद हैं? अच्छा, वहाँ पे एक तो हमारी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी तो चल ही रही है, जिसके अंदर डिजीज़ बेस्ड हमारी ट्रीटमेंट चलती है। एस्थेटिक्स के अंदर वहाँ पे हमने अभी कुछ प्रोसीजर स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर पीआरपी है, माइक्रो नीडलिंग, मीज़ोथेरेपी, हाइड्रोफेशियल और इंशाल्लाह लेज़र जो है वो कुछ जल्द ही हम लोग वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ये सारे प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा जो बेसिक क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी है उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रोकॉट्री, क्रायो, फोटोथेरेपी, ये सब तो चल रही हैं। जो डिजीज़ बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, ये प्रोसीजर्स तो चल रहे हैं। एस्थेटिक्स में ये सारी न्यू डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे, जो हमने प्रोसीजर स्टार्ट किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है इन प्रोसीजर्स से। बिल्कुल। अच्छा, जब मैं एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की बात करती हूँ तो आजकल हम लोग देखते हैं कि हर कोई इसकी तरफ रुजू हो रहा है। क्या अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ, यंग एज या एक सर्टेन एज में जाके हमें इन प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। लोगों को लगता है कि अगर हम बज़ाहिरी खूबसूरत दिखेंगे बहुत तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी। देखें, ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हर एक को कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया है वो बेहतरीन बनाया है, और हर प्रोसीजर हर एक के लिए नहीं है। कुछ डिजीज़ बेस्ड प्रोसीजर्स हैं जो कि ख़ास मकसद के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, एडवांस हो गई हैं मेडिकल फील्ड, उसमें आप ब्यूटिफाई करने के लिए भी वो प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। आम तौर पे एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स को आइडियली 40 के बाद करवाना चाहिए, लेकिन आजकल खैर लोगों को इस चीज़ का मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि वो कहते हैं कि हर चीज़ में बस हमें एस्थेटिक्स परफॉर्म किया जाए, और हमारे साथ कुछ ऐसा हो कि अगर रंग ख़राब है, काला रंग है, तो वो गोरा हो जाए, तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से, जो कि मेरे ख्याल में ये समझने की ज़रूरत है सबको कि हर प्रोसीजर हर एक के लिए नहीं बना। हर प्रोसीजर की टाइप है और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको परफॉर्म किया जाता है। और अगर आप किसी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो मेरे नहीं ख्याल कि वो आपको ये मशवरा देंगे कि आप कोई अननेसेसरी प्रोसीजर करवाएं अपनी स्किन पे। जो ज़रूरत होगी उसी के बारे में एडवाइस किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आयशा, बहुत दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि आजकल पार्लर्स के अंदर भी ये ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, और ज़ाहिर डर्मेटोलॉजी का तो एक काम ही है, तो इस पर भी थोड़ा सा बताइए कि लोगों को शायद ये नहीं पता कि हम पार्लर में ये ट्रीटमेंट कराने चले जाते हैं। पार्लर में ये सबसे बड़ा एक जो मुश्किल टाइम हम डर्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर चल रहा है वो यही है।
पॉलर्स में मशीन्स रख दी गई हैं, इवन लेज़र भी देखी मैंने कई पॉलर्स में। हाइड्रोफेशियल तो खैर बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो परफॉर्म हो रही है। देखें, जो वो वाले प्रोसीजर जो स्किन की बज़ाहिर ऊपर से ट्रीट किया जाता है जिन प्रोसीजर्स के ज़रिए, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते एज़ कम्पेयर टू वो प्रोसीजर जिसमें आपने स्किन के अंदर काम करना है। ठीक है, पॉलर्स में हाइड्रोफेशियल बहुत कॉमनली परफॉर्म हो रहा है, मेरे ख्याल में उसका इतना नुकसान नहीं है, वो आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर इससे एडवांस प्रोसीजर्स पे अगर जाते हैं, लाइक माइक्रोनीडलिंग, विजियोथेरेपी और पीआरपी भी इवन हो रहा है, तो उस पर आप, मेरा मशवरा यही है कि उस पर ना जाएं, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन उस तरह से नहीं हो सकती जो हॉस्पिटल में हो रही है प्रॉपर तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं दवाइयों की भी बात करना चाहूँगी। जो ये फार्मूला क्रीम्स पॉलर्स में भी मिल रही हैं और बाज़ारों में भी मिल रही हैं, इनका बहुत नुकसान है। इसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये इससे डैमेज स्किन इतनी ख़राब होती है कि उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। और लोग आते हैं डैमेज स्किन के साथ और फिर उसको गोरा करने वाली क्रीमें होती हैं। देखिए, जो अल्लाह ताला ने रंग बनाया ना, उससे 19-20 फ़र्क आएगा, आप ट्यूबलाइट की तरह गोरे नहीं हो जाएंगे। और मसला ये है कि लोग समझते नहीं है इस चीज़ को, उनको पता भी होता है फिर भी वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो ये फार्मूला क्रीम्स है, इनके अंदर मैं बताती चलूँ कि इनमें मरकरी होता है, स्टेरॉइड्स की बहुत हाई क्वांटिटी मौजूद होती है, जो आपकी स्किन के अंदर बहुत साइड इफ़ेक्ट्स लाती है। स्किन थिनिंग हो जाती है, स्किन के ऊपर निशान बन जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये पिगमेंटेशन फिक्स्ड होती है, फिर हम किसी भी जादुई दवाई से ठीक नहीं कर सकते उसको। सो ट्रू। अच्छा डॉक्टर आशा, रबिया का सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि उन्होंने कहा कि फिलर्स हुए थे, फिर एस्थेटिक क्लिनिक से हुए थे, दोबारा कर दिए, स्किन ट्रीटमेंट में थ्रेट, और देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज। देखिए, ये रबिया ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी पेशेंट्स, बिकॉज वो पैसे खर्च कर रहे हैं डॉक्टर पे, जहाँ पे उनको फील हो कि उनके साथ थोड़ा सा मतलब डॉक्टर की डीलिंग सही नहीं है, या उन्हें लग रहा है कि वो बहुत एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स कर रहा है, और देखिए मरीज़ जो ना वो बड़े समझदार होते हैं और वो समझ जाते हैं। आप अपनी स्किन हवाले कर रहे हो डॉक्टर के, आइडियली तो ये सब नहीं करना चाहिए, एक जेन्युइनली मशवरा देना चाहिए पेशेंट्स को। लेकिन देखें, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर्स भी सिर्फ अपना पैसा बनाते हैं, उनको कोई इस चीज़ से सरोकार नहीं होता कि मरीज़ के लिए क्या बेहतर है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लगे कि मुझे, मेरे साथ जो भी प्रोसीजर किया जा रहा है उससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, पहली बात। ठीक है, दूसरा कि अगर आपको लगे कि इस प्रोसीजर से नुकसान पहुँच रहा है उल्टा फ़ायदे के बजाय, और कोई मतलब बेहतरी की तरफ कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे, तो आप फ़ौरन ख़त्म कर दें उनके साथ ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखें, इसमें भी सबसे थोड़ा सा कसूर मरीज़ों का भी आता है, बिकॉज लोग देखा देखी चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास। सबसे पहले हमारी आवाम पढ़ी लिखी है, ज़रूर जाके डॉक्टर की डिग्री ज़रूर देखें कि इस अस्पताल में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और आपका राइट है कि आप पूरी डिटेल पूछें प्रोसीजर्स की, कि आपके साथ क्या किया जा रहा है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसके आगे हम इसके लिए और किस तरह से बेहतरी कर सकते हैं, या जो भी है आपके सवालात वो डॉक्टर से कीजिए। और जहाँ पे आपको फ़ील होता है कि सही डायरेक्शन में चीज़ें नहीं चल रही, आप उसी वक्त उसको विड्रॉ कर दें, ये आप लोगों का राइट है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, जिस तरह मैंने पहले भी बार बार मैं कहती हूँ कि हर प्रोसीजर हर एक के लिए नहीं बना। थ्रेड क्या चीज़ होती है? इसमें थ्रेड का जिक्र किया है। थ्रेड एक तरह का आप समझ लें कि कुछ एक एस्थेटिक्स के अंदर ही आता है, ख़ास किस्म के आप कह सकते हैं कि एस्थेटिक्स प्रोसीजर जिसमें आप फेस लिफ्टिंग के लिए ये काम होता है, स्किन लिफ्ट के लिए, और फॉर टाइमिंग आपकी स्किन जो लटक रही है, जो रिंकल्स हैं, जो एजिंग के साइंस हैं, उसको ये बेहतर करता है थ्रेड। ठीक है, ओके। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग की हमने बात की थी, तो मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा पीआरपी और माइक्रो नीडलिंग क्या चीज़ है, माइक्रो नीडलिंग कब इस्तेमाल होनी चाहिए और किन लोगों को करनी चाहिए? ठीक है, अच्छा देखिए, माइक्रो नीडलिंग और पीआरपी की जहाँ तक बात करते हैं, ये बहुत ही एक बेनाइन और प्रोसीजर है, यानी कि ये ऐसा प्रोसीजर है जो कि नुकसान नहीं पहुँचाता। उसकी वजह ये है कि पीआरपी में आप पेशेंट्स का अपना ही ब्लड निकालते हैं, उसमें से सीरम बनाते हैं, और ख़ास प्लेटलेट एंड ग्रोथ फैक्टर्स का एक सीरम होता है पीआरपी, ठीक है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसको एक ख़ास तरीके से बनाया जाता है और स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। और माइक्रो नीडलिंग के साथ भी किया जाता है, म्यूज़ोथेरेपी के साथ भी किया जाता है। माइक्रो नीडलिंग एक, ये भी एक प्रोसीजर है जिसकी डिफरेंट इंडिकेशंस हैं,
उस इंडिकेशंस पे भी हम आते हैं। इसमें एक ख़ास किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम डर्मा पेन है, उसके आगे नीडल्स लगी हुई होती हैं, स्मॉल नीडल्स, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आपकी जो पिगमेंटेशन है, टू टोन स्किन है, फेस के ऊपर एक्नी के स्कार्स बन गए हैं, रिंकलिंग हो गई है, उसके लिए ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और कंबाइंड ट्रीटमेंट होती है पीआरपी और माइक्रोनीडलिंग दोनों। ओके। एवरी मंथ इसका सेशन होता है। और फेशियल के साथ होता है? फेशियल के साथ नहीं होता, पीआरपी के साथ परफॉर्म करते हैं। ओके। और हर महीने इसका सेशन होता है। आमतौर पे 5 to 6 सेशंस में काफ़ी स्किन इम्प्रूव हो जाती है। और उसके अलावा मरीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी अगर पिगमेंटेशन डीप है या स्कारिंग डीप है तो उसके सेशंस हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है इस प्रोसीजर की कि इसमें नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो ये बार बार कराने की जरूरत होती है या 5 से 6? नहीं, आप 5-6 देखें, 5-6 सिटिंग्स में आपकी स्किन काफ़ी बेहतर हो जाती है। उसके बाद देखें एक बेसिक स्किन केयर तो आपको लेनी है ना, जिसमें सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजिंग लोशन, एक आपकी नाइट क्रीम और कुछ मल्टीविटामिन्स, वो तो चलेंगे। और फिर उसके बाद भी आप इसको ले सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बस 6 सेशंस करवा लिए तो उसके बाद स्किन ख़राब नहीं होगी। स्किन तो आपकी एक नेचुरल प्रोसेस है जो चल रहा है ना, और उसकी तो केयर आपने करनी है, तो आप ले सकते हैं प्रोसीजर्स बाद में। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अच्छा, पीआरपी के लिए एक और सवाल मैं करना चाह रही थी। एक सवाल है नईम साहब का, उनका कहना है कि डॉक्टर साहब से प्लीज़ बताइएगा कि बाल बहुत गिर रहे हैं और बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल किए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी, बालों के लिए भी देखें ये बहुत मुफीद है पीआरपी, और इसमें भी बाल आपके, इसके 3 तरह के फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपके जो बाल गिरना बंद हो जाते हैं, नए बाल निकलते हैं, और ऑलरेडी जो बाल मौजूद हैं वो घने हो जाते हैं। तो पीआरपी के इफेक्ट्स अच्छे हैं हेयर फॉल के ऊपर। देखिए, हेयर फॉल के भी बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें सबसे कॉमन हमारी जो पॉपुलेशन है उनमें एक तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खून की कमी, और कैल्शियम विटामिन डी की कमी, थायराइड के इश्यूज अगर चल रहे हैं उसमें भी बाल गिरते हैं। स्ट्रेस बहुत आजकल कॉमन है लोगों को। एक होता है मर्दाना गंजपन, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, उसमें तो खैर आपकी नेचुरल एक हेयर फॉल हो रहा होता है और इवेंचुअली आपको हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। और ये सब चीज़ें, ये देखें, बाल गिरना भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। इसमें ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसका मैंने डिस्कशन किया। सिंपल, अगर आप बालों पे बहुत ज़्यादा डाइज इस्तेमाल कर रहे हैं या हार्ड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी बाल बहुत गिरते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है इनको। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि एक्नी और हाइपर पिगमेंटेशन, इसमें एस्थेटिक का कोई रोल है? बिल्कुल, एस्थेटिक्स का रोल तब है जब एक्नी स्कार्स और एक्नी के निशान और खड्डे मौजूद हों। एक्टिव एक्नी में एस्थेटिक्स का कोई रोल नहीं है। एक्टिव एक्नी में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें एंटीबायोटिक्स और लगाने वाली क्रीम्स होती हैं और डाइट कंट्रोल होता है। और जब आपकी स्कारिंग रह जाती है, देखिए ये स्टेप 2 है स्कारिंग की ट्रीटमेंट के लिए। एस्थेटिक्स बिल्कुल है, जिसमें पीआरपी है और माइक्रोनीडलिंग है। डिफरेंट टाइप के स्कार्स होते हैं एक्नी के। अगर जैसे डीप स्कार्स हैं, क्योंकि स्कार में क्या हो रहा है कि आपकी वहाँ से जो स्किन की नीचे वाली तह है वो भी लॉस्ट हो गई है, तो कोलेजन की ज़रूरत है। तो उसमें आपने डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोसीजर्स तो करवाने हैं। अब उसमें माइक्रोनीडलिंग, पीआरपी, इन सब के अपने रोल हैं। सुपरफिशियल स्कार्स में माइक्रोनीडलिंग, पीआरपी कर सकते हैं। CO2 लेज़र है और फैट सेल माइक्रोग्राफ्टिंग होती है। ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं एक्नी स्कार्स में, और ये हमारे पास परफॉर्म हो रहे हैं पाकिस्तान में हर जगह। अच्छा, एक पीआरपी की सिटिंग की क्या कॉस्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बात करूं? देखिए, ये वेरी करता है आपकी मशीन के ऊपर और जो आप ट्यूब्स यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास जो ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं वो अच्छी ट्यूब्स हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। सारा मकसद ये होता है कि जब सेंट्रीफ्यूज किया गया है आपके सिरम को, तो उसमें जो प्लेटलेट काउंट और ग्रोथ फैक्टर, उसकी क्वांटिटी नॉर्मल अच्छी होनी चाहिए जो आप डाल रहे हो स्किन के अंदर। तो उसमें आपको कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं? ब्लड टेस्ट जी बिल्कुल करवाना होता है। एक प्रोसीजर से पहले आपने सीबीसी लाजमी करवाना है। कुछ लोग PTINR भी करवाते हैं कि कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर ना हो, तो उसमें नहीं करते हैं परफॉर्म। अच्छा, जिन लोगों को ल्यूकीमिया वगैरह हो? नहीं, उसमें परफॉर्म नहीं करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कुछ जिसमें परफॉर्म नहीं किया जाता। कॉस्ट देखें डिपेंड करता है। अगर तो आम सेटअप में हो रहा है तो 6,000 से लेके 20,000 तक इसकी कॉस्ट है, और इवन किसी ने ज़्यादा कॉस्ट करना है तो ज़्यादा भी लोग करते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है। बहुत सारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स इस वक्त मार्केट में या हॉस्पिटल्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका ओवरऑल रिस्क या हम साइड इफ़ेक्ट्स कॉस्मेटिक स्किन ट्रीटमेंट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है? क्या लोगों की वेलबींग और मेंटली जो फिज़िकल हेल्थ है या इमोशनली, वो ज़ाहिर है बड़ी, आपकी स्किन जो होती है ना वो आपकी बड़ी एक सेंसिटिव इशू होता है आपका, ठीक है। आप हमेशा खूबसूरत और यंग लगना चाहते हैं, तो इसमें क्या वाकई एस्थेटिक आपको
कोई साइड इफ़ेक्ट दिए, कोई रिस्क क्या है इसके ऐसे? देखिए रिस्क बहुत सारे हैं, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। मैंने जैसे पहले भी बताया कि सब प्रोसीजर्स नहीं करवाने होते। एक तो एज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एज के मुताबिक आप प्रोसीजर्स पे जाएं और वो प्रोसीजर्स आप करवाइए जिसमें आपके साइड इफ़ेक्ट्स लीस्ट हैं। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि पीआरपी है, माइक्रोनीडलिंग है, मेसोथेरेपी, ये वो साइड इफेक्ट है, ये वो वाली प्रोसीजर है जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं थोड़े एडवांस प्रोसीजर्स की जिसके अंदर थ्रेड लिफ्ट, अभी जिक्र आया थ्रेड्स का, बॉटक्स आ गया और फिलर्स आ गए। इनके साइड इफेक्ट रिलेटिवली ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पीआरपी, क्योंकि इसमें आप एक न्यूरोटॉक्सिन होता है बेसिकली बॉटॉक्स, और इसमें क्या होता है कि आपने जैसे एक तो इसका एक टाइम लिमिट है, 5 से 6 महीनों में आपको रिपीट करना होता है, और इसमें नर्व डैमेज होने के बहुत चांसेस है अगर प्रॉपर स्किल आपके हाथ नहीं है और आपने सही से परफॉर्म नहीं किया। दूसरा, आपके जो एक्सप्रेशंस है वो लॉस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर फेस पे गलत तरीके से लगा दिया है तो उसमें एक्सप्रेशंस लॉस्ट काफ़ी मतलब कॉमन ये प्रॉब्लम है। हंस रहे हैं तो स्किन इतनी टाइट हो चुकी थी, टाइट होती है कि आपके वो एक्सप्रेशंस ही नहीं आते। तो हर प्रोसीजर का साइड इफ़ेक्ट तो होता है, नो डाउट। इन्फेक्शंस और तो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, और ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए फिर डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप उनसे कोई डिटेल में पूछिए हर प्रोसीजर का कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है और ये उनकी आपकी स्किन के लिए बेहतर है कि नहीं है। सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो बॉटक्स और फिलर्स होते हैं, ये अगर आपने से कहा ना कि 6 महीने के बाद वापस से दोबारा से कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर ना कराएं तो फिर क्या होगा? तो जो पहले जो चेहरा था उससे ख़राब हो जाता है, उससे ज़्यादा ख़राब होता है। बिल्कुल, आपको मतलब इन एनी केस ज़रूरत पड़ती है कि आप फिलर्स। एक दूसरा ना, एक थोड़ी सी ना ये इंसान को एडिक्शन हो जाती है इन प्रोसीजर्स की। मैं आपको सच बता रही हूँ कि अगर आपने एक प्रोसीजर करवाया है, फिलर बॉटक्स करवाया, उसमें आपका चेहरा बहुत हसीन लग रहा है, और फिर 5 महीने 4 महीने गुजर गए, उसकी टाइम गुजर गया, और फिर आपका चेहरा वापस से वैसा नहीं दिख रहा है, तो फिर आप ज़रूर उसकी तरफ जाते हो। आप कहते हो कि नहीं, मैं वैसे जैसे पहला दिख रहा था, मुझे वैसा ही अपना चेहरा नज़र आना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि एज लिमिट है इसकी, आप हर प्रोसीजर टाइमली करवाएं और अपने जो ज़रूरत है उसके हिसाब से करवाएं। डॉक्टर आयशा, मैं चाहूँगी कि हम ओवरऑल आखिर में आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहें लिसनर्स को, तो प्लीज़ बताइएगा। देखिए, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो भी प्रोसीजर करवाने जा रहे हैं अपने डॉक्टर से, उसकी पहले अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। उसको यूट्यूब में सर्च करके जाइए, उसको देख के जाइए, और अपने डॉक्टर से, क्योंकि आप पैसे खर्च करेंगे तो आपका राइट है अपने डॉक्टर से सारे सवाल करें कि क्या ये प्रोसीजर आपके लिए मुफीद है भी कि नहीं, पहली बात। उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके आगे की किस तरह से वो रहेगा, इसके बारे में सारी आगाही ज़रूर लें। दूसरा, ज़्यादा चीज़ों पे ना पड़िए। अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने बताया, कि आपको बहुत अच्छा बनाया है, आप उस पर खुश रहने की कोशिश कीजिए। और देखें, हर किसी के पास बहुत से पैसे नहीं होते कि दूसरों को देख के वो भी अपने पे खर्च करें, तो जितना है जैसा है उस पर खुश रहने की कोशिश कीजिए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ओवर द काउंटर जो ये दवाइयाँ मिल रही हैं और जो सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, ख़ास तौर पर फार्मूला क्रीम्स और ब्राइटनिंग क्रीम, उसका इस्तेमाल नहीं कीजिए, वो बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। और ख्याल रखें अपना, सब खुश रहें। खुश रहने से भी स्किन बड़ी ग्लो करती है। सही बात है। और रोजे भी रखें, रोजे रखने से भी स्किन अच्छी होती है, और पानी भी पिए, बिल्कुल जी। और वो कहते हैं ना, दिल की नीयत साफ हो, दिल साफ हो, आप मोहब्बत करें लोगों से, केयरिंग हो जाएं, और अल्लाह को याद और करें, देना शुरू कर दें। हाँ, देना शुरू कर दें, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर आयशा, देना सिर्फ ये नहीं कि आपके पास पैसे हैं तो आप दें, आप मोहब्बत दें, केयर दें, मशवरा दें, किसी की मदद करें, और जितनी आसानियां लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं वो करें। जी जी, बिल्कुल। अल्लाह भी कहता है ना कि आप मेरे बंदों के लिए आसानियां करो, मैं आपके लिए आसानियां पैदा करूंगा। बिल्कुल, इखलाकियत सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, बहुत अहम है। अच्छे अखलाक से पेश आए सबके साथ, तो और गुस्सा भी कम से कम। गुस्सा, वैसे रमजान में गुस्सा थोड़ा आता है, लेकिन गुस्सा प्लीज गुस्सा कम से कम करें। और खवातीन को भी आता है जब वो अफ्तारी बना रही होती है, तो खुशी खुशी दिल से बना लें, कोई बात नहीं। और मर्द हज़रात को भी रिक्वेस्ट है कि उनके साथ पकौड़े बनाने में आप हेल्प कर लें।
वैसे तो मैं हेल्प हो ही ना जाए। हेल्थ की बात कर रही हूँ, पकौड़े कम खाने, मैंने बताया इस साल पकौड़े कम, लेकिन जो भी वो बना रही है उनके साथ खड़े होकर थोड़ी सी हेल्प करते। चले कुछ नहीं बना सकते, टेबल ही लगा दें यार, टेबल लगा ली, ये बड़ी शरबत शरबत बना दें, शरबत का बड़ा है फायदा ना, आखिरी टाइम पे बनता है, बिल्कुल, कोई बना तो दे वो बना दें। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, बहुत अच्छा लगा शुक्रिया आपसे अंबर, बात करके। बहुत और शुक्रिया। जब भी आप आती हैं अच्छा बेहतरीन शो होता है, मुस्कुराते रहें और अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अपनी जल्द का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि खूबसूरत अल्लाह ताला ने हर शख्स को खूबसूरत बनाया, तो जो आपकी खूबसूरती है उसमें खुश रहिए, उसमें सेटिस्फाई रहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए शोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।